कुछ ही देर में शो शुरू होने वाला था। चारों तरफ लाइट स्टेज पर जगमगा रही थी और एक मशीन धुआं छोड़ रही थी। सब सामने की तरफ बैठे हुए कुर्सी को कसकर पकड़े हुए थे। वह घबराए हुए और डरे हुए उन लाइटों को देख रहे थे। यह क्या है? कितना प्रकाश है और यह धुआं कहाँ से आ रहा है? एक राज्य के महामंत्री ने अपने पति का हाथ कस के पकड़े हुए कहा। उसकी पत्नी भी डरी हुई उन्हीं लाइटों को देख रही थी। तभी बगल में बैठे सेनापति ने अपनी पत्नी और पुत्री को हिम्मत देते हुए कहा, भयभीत न हो, यह तो बस ऐसे ही है। कहने को तो वह कह रहे थे, लेकिन खुद के माथे से पसीना टपक रहा था। इस ठंड के मौसम में भी उन्हें गर्मी लग रही थी। यही हाल सभी लोगों का था। तभी अचानक कि वह सभी लोग अपने सीटों से उछल पड़े। तब एक म्यूजिक की धीमी सी और खूबसूरत आवाज़ उस मैदान में गूंज उठी, जो उसे और मनमोहक बना रही थी, लेकिन दूसरों को डरा रही थी। ये देखकर लीला तेजी से अरुंधति के पास भागी, जो वहाँ के कुछ लोगों को कुछ समझ रही थी। लीला उनके पास जाकर कहने लगी, छोटी मालकिन, ये सब देखकर सभी राजा मंत्री लोग डर रहे। अरुंधति ने उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। चिंता ना करो, उनका भयभीत होना कुछ ही देर के लिए है। अभी सब कुछ भूल जाएंगे। चलो यह उत्सव शुरू करते हैं। वह चेतन के पास पहुंची, दो हाथ में लिए हुए माइक को इधर उधर कर देख रहा था। सभी को ठोक ठोक रहा था। कभी उल्टा कर रहा था, कभी सीधा कर रहा था, कभी अपना सिर खुजला रहा था। अरुंधति उसके पास आई, उसके सर पर हाथ मारते हुए कहने लगी, चेतन, मैं तुम्हें कितना समझाया, फिर भी तुम अजीब तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो? राजकुमारी, ये बहुत अजीब सा लग रहा है। ये कैसा यंत्र है और कहाँ से आया? चेतन ने रूह से संवाद करना शुरू कर दिया। अरुंधति ने कहा, इन सब का समय नहीं है, अब कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। जैसे मैंने बोला वैसे ही करना, ठीक है? चेतन ने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और डरता झिझकता हुआ सीधे स्टेज पर चढ़ गया और माइक हाथ में लेकर कहने लगा, अतिथिगण का जागीरपुर में स्वागत है। उसकी आवाज़ माइक पर दूर दूर बैठे जनता की तरफ भी पहुंचने लगी और सब और ज्यादा आश्चर्य से उस यंत्र को देख रहे थे। सबका दिल धड़क रहा था। क्या राजा ने हमें किसी और मकसद से बुलाया? क्या वह हमें किसी तरह का कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? जो अजीब गरीब यंत्र दिखाकर हमें भयभीत करना चाह रहे हैं? एक राजा ने अपने पास बैठे हुए मंत्रियों से कहा। मंत्री ने कहा, ऐसा तो लगता नहीं महाराज, आप चिंता न करें। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सभी राज्य के सिपाही पहले से ही तैनात करके खड़े कर दिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जागीरपुर लाख शक्तिशाली हो, लेकिन हम सब के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर वह राजा थोड़ा सा शांति महसूस करने लगा। इधर चेतन दोबारा माइक में बोलने लगा। हालांकि उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना था, उसकी हथेलियों से पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक भाव लिए हुए मुस्कुराते हुए माइक में कहने लगा, इस उत्सव में स्वागत है। आज आप जो देखेंगे वह आप लोग कभी नहीं अपने जीवन में भूल पाएंगे। यह उत्सव राजकुमारी अरुंधति के द्वारा बनाए गए आभूषणों की नीलामी के लिए है। सभी राज्य के मंत्री और उच्च अतिथि जो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ उपस्थित हुए, उन सब का स्वागत है। अब यह देखना है कि कौन राजा या कौन सी मंत्री, कौन साहूकार अपनी पत्नी या पुत्री से प्रेम करता है। जो सबसे ज्यादा आभूषण खरीदेगा उसे पता चल जाएगा कि कौन अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करता है। ये कहकर चेतन ने सभी राज्य की राजकुमारी और रानी मंत्रियों की पत्नियों के दिल में जिज्ञासा उत्सव से भर दिया। अब उन्हें एक मौका मिल गया था अपने पतियों का प्रेम जचने के लिए। यह अरुंधति का मनोवैज्ञानिक अटैक था जो इन लोगों पर अच्छे से असर कर दिया। तो ठीक है, स्वागत करते हैं आभूषणों की नीलामी के लिए। ये कहते हुए उसने एक तरफ से उठाया। धीरे धीरे पर्दा उठने लगा। पर्दा क्या अब उठा, सभी लड़कियों के दिल के जैसे तीर घुस गई। सबसे पहले अजय विजय अपने बलशाली शरीर के साथ गले में आभूषण, एक कान में कुंडल, हाथों में आभूषण के बड़े बड़े कप पहने हुए रैंक वॉक करते हुए उस स्टेज पर चलने लगे। जैसे जैसे वे दोनों बढ़ रहे थे, वहां की बैठी हुई राजकुमारियों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर अपने सीने पर हाथ रख लिया। सभी स्त्रियां शर्माई जा रही थी। जहाँ एक तरफ उन राजकुमारी रानियां और स्त्रियों को ये हाल था, वहीं पर राजा महाराजा मंत्री सब एक ईर्ष्या से उनको देख रहे थे। जिन राजाओं के पेट बाहर निकले हुए थे वह जबरदस्ती अपने पेट को अंदर करके बैठे हुए थे और अपनी रानी को जाहिर कर रहे थे कि वह उन्हीं की तरह, लेकिन शायद रानी उनकी तरह देखना भी नहीं चाह रही थी। उनकी नजरें तो अजय विजय पर गड़ गई। चेतन उन दोनों के बीच में माइक पकड़ लिया और अजय और विजय के गले में आभूषणों को दिखाते हुए कहने लगा, ये बैंगनी रंग के आभूषण मूल्यवान है। यह आभूषण जिनके भी किस्मत में होगा उसका राज्य हमेशा धन से पूर्ण रहेगा। इस पर देवी की कृपा है। यह आभूषण मॉडर्नाइज तरीके से बनाया गया जो देखने में बहुत ही सुंदर। अजय विजय सुंदर बलशाली गोरे रंग पर वह आभूषण अलग ही छाप दिखा रहे थे।
वह आभूषण सभी स्त्रियों को अपनी तरफ ललचा रहे थे। यहाँ तक कि बाद में जो नौजवान राजकुमार थे वह भी उन आभूषणों को पाने के लिए उत्साहित दिख रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में किसी का ध्यान यह नहीं गया कि कुछ काले कपड़े में कुछ व्यक्ति एक कोने में खड़े होकर षड्यंत्र रच रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था वह कहीं पर कुछ करने वाले हैं। इधर राजकुमारी नयन और उसका भाई उसकी माता एक राजकुमारी सुलोचना के पास बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर ईर्ष्या और नफरत देखी जा सकती थी। उनका बस ही नहीं चल रहा था कि कैसे यह सब तहस नहस कर दे। राजकुमारी सुलोचना की छोटी बहन श्रद्धा भी उसके पास आई हुई बैठी थी। राजकुमारी नयन का भाई लगातार उसे देख के जा रहा था, लेकिन श्रद्धा ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। वह स्टेज की तरफ उत्साहित होकर देख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ अनोखा था। तो बताइए इन आभूषण का क्या मूल्य होना चाहिए? किसी ने 1000 मुद्राएं, किसी ने 2000, किसी ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं तक पहुंच गई। जल्दी वह आभूषण बिक गए। जैसे जैसे अरुंधति ने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर उसको मिला था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी। इधर धीमे धीमे बजता हुआ संगीत उसे वातावरण को और भी मनमोहक बना रहा था। हल्की हल्की सर्दी में जगमगाती रोशनी और स्टेज पर फैला धुआं ऐसा मनमोहक वातावरण बना रहा था कि जो पहले लोग डर रहे थे सब सम्मोहित होकर उस वातावरण में सम्मिलित हो गए। बस वह सब एकटक स्टेज की तरफ देखे जा रहे थे। तभी सोम और उसका भाई वॉक करता हुआ स्टेज के बीच में आने लगा। उन्होंने काले रंग के आभूषण पहन रखे थे। वह आभूषण कितने सुंदर दिख रहे थे जिसे एक बार में ही किसी का मन डोल जाए। सुलोचना और राजकुमारी में एक तरफ बैठी हुई देख रही थी। इधर श्रद्धा का दिल सोम को देखकर तेजी से धड़क रहा था। उसके गाल लाल हो गए। एकटक सोम को ही देखी जा रही थी। अरुंधति के भाई सुंदर तो थे, लेकिन इतने मनमोहक, इतने आकर्षक किसी ने नहीं सोचा था। नयन के भाई ने नफरत से सोम को देखा, फिर श्रद्धा को देखा। उसे अपनी क्रोध से उसकी मुठ्ठियां कस गई। यह देखकर उसके पास उसकी माँ बैठी थी। उन्होंने कस के उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा किया। जल्द ही उन्हें आभूषणों की बोली भी उच्च दाम मूल्यवान में बिक गई। वही देवराय और उनकी पत्नी प्रसन्नता के मारे एक दोनों को हाथ कस के पकड़ लिया। उन्होंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा मूल्य उन लोगों को उन आभूषणों का मिल रहा था। उन्हें अपनी पुत्री पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। उसने जैसा कहा था बस वैसे ही सब हो रहा था। लेकिन इधर सभी का दिल धड़क रहा था। अभी उन लोगों पर बिजली तो अभी बाकी थी। जब स्टेज पर आदित्य और राजकुमार राज आते दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि समय एक बार में ही रुक गया। वहां पर शांति छा गई। धड़कनें सभी की तेज हो गई। वही राजकुमार, मंत्री, सेनापति और राजा के राजा उन लोगों को देखकर ईर्ष्या से भर रहे थे। उन लोगों के स्टेज पर आते ही उनकी रानियां, यहाँ तक कि वह अधेड़ उम्र की रानियां भी उन्होंने अपने पतियों और अपने लोगों पर ध्यान न देकर ललचाई हुई नजरों से उन दोनों को घूर रही थी। वही राजकुमारी नयन सुलोचना ने तो दिल पर अपने कसकर हाथ रख लिए। उन्हें पता नहीं था इतने सुंदर दिख सकते हैं। वे पहले से ही बहुत ही ज्यादा बलशाली थे। इन आभूषणों में और भी बलवानशाली भुजा के साथ उनकी सुंदरता मानो पूरे वातावरण में छा गई। उनका गठीला बलवानी शरीर, गोरा रंग उन्हें रंग की बिरंगी रोशनी में चमक रहा था। लेकिन उन दोनों का दिल भी धड़क रहा था। वे अपने आप को बड़ा ही लाचार महसूस कर रहे थे। इतने लोगों के सामने वे बिना वस्त्र धारण किए हुए सबके सामने चल रहे थे। उससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती थी? जो युद्ध में अपनी कला दिखाते थे, वह अपनी होने वाली पत्नी की वजह से सभी स्त्रियां पुरुषों के सामने इस तरह से स्टेज पर रैन वॉक कर रहे थे। अब बारी थी राजकुमारी अरुंधति की। अरुंधति कुछ ही देर में तैयार होकर उन दोनों के पास धीमे से अपने मनमोहक कदमों से उनके बीच आने लगी। अरुंधति की सुंदरता मानो रूप का खान थी। वह सफेद गाउन में और उस पर पहने हुए लाल रंग के आभूषणों से को अत्यंत सुंदर लग रही थी। लाइट मेकअप में उसकी सुंदरता पर बहुत ही प्रभावित कर रही थी। जहाँ कुछ देर पहले राजकुमारी ईर्ष्या में सम्मिलित थे, अब वह एक ललचाई हुई नजरों से अरुंधति को देख रहे थे। वही बाकी लड़कियां, स्त्रियां अब ईर्ष्या से भर गई। अरुंधति उन दोनों के बीच में आते हुए कहने लगी, सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। यहाँ अरुंधति सामने बैठे हुए सभी अतिथियों को प्रणाम कर रही थी। वही राजकुमार राज उसे क्रोध से घूर रहा था। उसकी नजर बार बार अरुंधति के पैरों पर जा रही थी। जहाँ सफेद गाउन में उसके गोरे पैर साफ दिख रहे थे और अरु के पैर बहुत ही सुंदर थे। राज ने सामने की तरफ देखा जहाँ राजकुमार और राजा सभी उसे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। उसने क्रोध से अरुंधति को देखा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरुंधति ने जब ये देखा राज उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, तो उसे एक हाथ से एक तरफ करते हुए उसे घूर कर देखा। राजकुमार राज उसके घूरने से इस तरह खड़े हो गए कि जैसे उसने कुछ किया ही न हो। फिर अरुण ने आदित्य और राजकुमार राज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आभूषण ही सबसे अधिक मूल्यवान। आप मुझे देखना है। जो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा या अपनी प्रेमिका से, वही इन आभूषणों के उच्च दाम लगा सकता है। कुछ ही देर में बोलियां की होड़ लग गई और जो राजा राजकुमार उन बोलियों में भाग नहीं ले रहे थे, उनकी पत्नियां, उनकी प्रेमिका उन्हें क्रोध भरी नजरों से डरा रही थी। मजबूरन उन लोगों को भी उन बोली में शामिल होना पड़ा। जल्द ही राजकुमार राज और राजकुमार आदित्य के आभूषण उच्च दामों में विक्रय हो गए। राज ने धीरे से अरुंधति के शब्दों में कहा, क्या मैं
मैं जाऊं, मुझे घबराहट हो रही। आदित्य ने भी अपनी लाचारी से अरुंधति को देखा। अरुंधति ने कहा नहीं अभी कुछ देर और अरुंधति को एक कोहनी मारते हुए कहने लगी उधर देखो अपनी पत्नी को। आदित्य ने घूमकर सुलोचना को देखा जो आंखों में ढेर सारी लालसा लिए अपने पति को देख रही थी। आदित्य आकर्षक तरीके से मुस्कुराए। जब से अरुंधति वाला मामला हुआ था सुलोचना ने उससे मिलना और बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। आदित्य को अब एहसास हुआ था कि वह सुलोचना से बहुत ही प्रेम करता था, अपने बच्चे और पत्नी के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन यह भी झूठ नहीं था कि उसके मन में अरुंधति के लिए खास स्थान था, वह उसे नहीं भूल सकता था। लेकिन उसने अपना किस्मत मानकर अरुंधति को राज का होने दिया। अरुंधति ने माइक बड़े हुए थोड़े आगे आते हुए कहा अभी आप लोग अपने स्थान पर ही बने रहिए, अभी आप लोगों के लिए एक उपहार और भी है। ये कहते हुए ने स्टेज की तरफ हाथ उठाया। आदित्य और राजू दोनों उसके हाथ के इशारे की तरफ देखने लगे लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा। इधर धुआं तेज और गाढ़ा होने लगा। अरुंधति कुछ देर तक देखती रही। आप सब मिलकर स्वागत करिए। 2 बार कहने के बावजूद भी पीछे से कोई सामने नहीं आया। अरुंधति के माथे पर बल पड़ गए और नीचे सब एक दूसरे से को देखने लगे। बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे कि अब अरुंधति उन्हें कौन सा उपहार देने वाले। अरुंधति ने माइक आदित्य को बड़ा पकड़ाते हुए स्टेज के पीछे गई जहाँ 2 लोग खड़े हुए थे जो घबराहट से अपने हाथों को रगड़ रहे थे। आप तो यहाँ क्यों खड़े हैं? इसलिए जल्दी स्टेज पर अरुंधति उन दोनों के पास आते हुए कहने लगी राजकुमारी अरुंधति मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। मैं किस तरह इस तरह से सबके सामने जा सकता हूँ? शक्ति की आवाज़ में घबराहट थी। मैं कुछ नहीं जानती, चलिए ना। ये कहते हुए उन दोनों व्यक्तियों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती स्टेज के ऊपर ले आई। उन्हें वहां पर खड़ा करके सीधे आदित्य के पास पहुंची और माइक का हाथ में लेकर कहने लगी आप सबका स्वागत करिए, हम कहते हैं। उसने अपने हाथ एक बार फिर उठाया। सभी उसके हाथ के इशारे की तरफ देखने लगे। जैसे उन सब ने स्टेज की तरफ देखा वो सभी अपने स्थान से खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आदित्य और राज अपना मुंह खोले उन दोनों व्यक्तियों को देखे जा रहे थे। माँ पिताजी राज और आदित्य का दिल कर रहा था कि वे स्टेज से कूद कर कहीं भाग जाएं। उसने अपने पिता को देखा जिन्होंने बहुत ही हल्के कुर्ता सा पहन रखा था जो सामने की तरफ खुला हुआ था जिसमें उसकी बलशाली सीना झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही लंबे से हार पहन रखे थे और उनके पैरों में उसी रंग के कड़े थे और एक हाथ में तलवार थी। चेहरे पर हल्का मेकअप। फिर उन्होंने अपनी माँ को देखा जिन्होंने लाल रंग का गाउन पहन रखा था जो दोनों तरफ से कटे हुए थे और उनके पैर झलक रहे थे। वह बार बार घबराहट और लज्जा से अपने पैरों को बार बार ढकने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ही पछता रही थी क्यों वह अरुंधति के कहने पर आ गई। उन्होंने नीले रंग के आभूषण पहन रखे थे। उनकी माँ और पिताजी इतने सुंदर लग रहे थे कि अब सोच रहे थे हाँ शायद इसलिए वे लोग सुंदर है क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही सुंदर हैं। वे घबराई हुई आगे बढ़े। अरुंधति ने राजा को घूर कर देखा। राजा घबराते हुए अपनी तलवार को ऊपर किया और अपनी रानी को बाहों में लिए स्टेज की ओर आगे बढ़ने लगे। उसी के पीछे राज विजय और सोम उसका भाई आकर खड़े हो गए। सभी लोग स्टेज के सामने हाथ हिलाने लगे। तरह तरह की बोलियां राजा को सुनाई देने लगी। राजा घबराए हुए अपने सर को नीचे किए हुए खड़े थे। कोल्हापुर के राजा ने राजा के ऊपर सीटी मारते हुए कहा महाराज आप बहुत ही अधिक सुंदर दिख रहे हैं। इन आभूषणों ने तो आपकी शोभा भी बढ़ा दी। आपको तो देखकर लगता ही नहीं कि आप 4 पुत्रों के पिता। आज भी आप पहले की तरह से बलशाली दिख रहे हैं। उसकी बात उसी तभी एक रानी उठी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोल्हापुर के राजा रानी को देखकर कोई कहेगा कि वह 2 पुत्र बधू की सास है। इस उम्र में भी सभी को मात दे रही है। तरह तरह की आवाज़ स्टेज से नीचे सुनाई दे रही थी। राजा और रानी के चेहरे पर लज्जा से लाल हो गए थे। तभी अरुंधति आगे आते हुए कहने लगी रानी और राजा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी ये आभूषण हमारी नीलामी के आखिरी आभूषण है। अब देखते हैं इनको सबसे ज़्यादा ऊंचे दामों पर कौन खरीदता। तभी राज और आदित्य आगे आकर कही मैं इन्हें खरीदूंगा। अरुंधति ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। राज और आदित्य वह कैसे अपने माता पिता के गहने पहने हुए आभूषण को किसी और राज्य में जाने दे सकते थे। आदित्य और राज ने सबसे ऊंचे दाम लगाकर उनके आभूषणों को खरीद ले। नीचे तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। यह उत्सव बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। अरुण ने माइक लेकर कहा आप सभी राज्य के राजकुमारी रानियां और राज्य मंत्रीगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे निमंत्रण पर आए। आप सबके लिए एक प्रतिभोज की तैयारी की गई है जो हमारे ही भोजनालय से किया गया। कृपया करके आप उस तरफ चले। उसके हाथ के इशारे से देखकर सब लोग एक मैदान की तरफ बढ़ गए। काफ़ी समय हो गया था और भोजन का भी वक्त हो रहा था। वह सब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का इंतजाम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सारा खाना और इतने सारे लोग जो एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। बड़े बड़े सोनों के थालों में हर तरह की चीज़ लिए हुए खड़े थे। उन लोगों को ही जाते ही वे लोग उन लोगों के खाने के व्यंजन पेश करने लगे। एक तरफ गोल गोल मेज और कुर्सियाँ रखी थी जिन पर लोग बैठकर खाना चाहते तो खा सकते थे। एक ऐसी अजीब गरीब चीज़ उन लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। कुछ लोग उन्हें खाने से डर रहे थे लेकिन जब दूसरों को खाते हुए देखा और उनकी प्रशंसा करते सुना तो वे लोग भी अपनी हिम्मत करके उन अनोखे व्यंजनों को खाना शुरू कर दिया। अब इस तरह के व्यंजन
आदित्य, राज और अरुंधति के घर वालों के लिए नए नहीं थे। अब उन लोगों की इसकी आदत पड़ चुकी थी। जहाँ ये सब चल रहा था सभी अपने भोजन करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे और राजा रानी को आकर बधाई दे रहे थे। राजा रानी मुस्कुराते हुए उनकी बधाई स्वीकार भी कर रहे थे। इन सब बातों से बेखबर उन लोगों को एहसास भी नहीं था कि 3 लोग उसके प्रतिभोज में शामिल नहीं थे। भाई एक बहुत महल का बहुत ही बड़ा हिस्सा जिसके बाहर राज्य कार्यालय लिखा हुआ था। 3-4 नकाबपोश पहने हाथ अपने हथियारों को लिए हुए धीमे कदमों से वहां पहरा दे रहे सिपाहियों की तरफ बढ़ने लगे। वही दूसरी तरफ कार्यालय के एक कमरे में 3-4 लोग वहां रखे हर दस्तावेज में छानबीन कर रहे थे। वे लोग कमरे की हर एक अलमारी में से एक एक दस्तावेज निकाल कर जांच कर रहे थे। क्या तुम्हें मिला? एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा। नहीं, अभी नहीं, दूसरे वाले व्यक्ति ने दस्तावेज को जांचते हुए कहा। तभी तीसरे वाले व्यक्ति ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वे दोनों व्यक्ति सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचा। क्या तुम्हें मिल गया? राजकुमार राज ने बेताबी से उसके हाथों से दस्तावेज लेकर देखने लगे। उन तीनों का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अरुंधति ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसका फोटो लेने लगी। उसके पास खड़ा चेतन डर कर पीछे हो गया। ये कौन सा शैतानी यंत्र है? उसके अंदर दस्तावेज की लिखाई दिख रही है। राज भी चेतन की तरह 2-3 कदम पीछे हो गए। ये क्या है? ये सब तुम लोग कैसे अजीब अजीब से यंत्र कहाँ से लेकर आती हो? राज ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। राज अपनी सोच में डूब गई। यह अरुंधति है या नहीं, इसके अंदर कोई और है? ये ऐसी अनोखी चीज लाती कहाँ से? अरुंधति के पास समय नहीं था उन दोनों को बातों का जवाब देने का। उसने जल्दी से फोटो खींची और चेतन और राज से कहा, मैंने जो तुम्हें पत्थर दिए थे वे मुझे दो। चेतन ने उसकी बात सुनकर अपनी कमर में बंधी पट्टी में से कुछ पत्थर निकाल कर अरुंधति को दे दिया। अरुंधति ने असली वाली दस्तावेज फाड़ दिए। फटे हुए दस्तावेज को अपनी कमर में बनी पट्टी के अंदर दबा दिया और चेतन के लिखे हुए दस्तावेज को उसी जगह पर रख दिया। ये कैसे दस्तावेज हैं? राज ने उसकी कार्रवाई को हैरानी से देखकर कहा। ये वे दस्तावेज हैं दो दुश्मनों को चक्कर में डालने वाले। अरुंधति ने हंसते हुए कहा। राज अभी कुछ और भी पूछना चाह रहा था। वह उसके हाथों में मोबाइल को देखे जा रहा था। वही चेतन भयभीत होकर अरुंधति को देखे जा रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। वे तीनों चौकन्ना हो गए और अपनी अपनी जगह पर छुप गए। उन लोगों ने देखा कुछ लोग काले वस्त्र पहने नकाबपोश धीमे कदमों से कमरे के अंदर आ रहे हैं। ढूंढो ढूंढो, उन दस्तावेजों को ढूंढो, वे यही कहीं छुपाए रखे गए होंगे। वे लोग आपस में एक दूसरे को कहते हुए दस्तावेज ढूंढने लगे। वे लोग काफ़ी तादाद में थे। चेतन और राज छोटी आँख करके उन लोगों को देख रहे थे। राज ने चेतन को घूर कर देखा। चेतन ने जब राज को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो अपना सर झुका लिया। सुरक्षा की जिम्मेदारी चेतन की थी। उसे खुद पर भी बहुत ही क्रोध आ रहा था। क्या उसकी सुरक्षा इतनी कमज़ोर थी कि वे लोग आसानी से इसका महत्वपूर्ण कार्यालय के अंदर आ गए और उनके सैनिक उन्हें रोक भी नहीं पाए? भाई अरुंधति बड़ी शांति से उन लोगों को देख रही थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि ये लोग आने वाले हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी शीघ्र आ जाएंगे। इधर उन लोगों ने पूरे कार्यालय में कमरों को तहस नहस कर रख दिया था। वे लगातार दस्तावेजों को ढूंढ रहे थे। तभी अरुंधति के द्वारा रखे गए दस्तावेज जल्दी से उन हाथों को मिल गए। वे खुशी से चिल्लाए, हाँ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकलो, उनमें से एक व्यक्ति बोला। इतनी भी क्या जल्दी? अरुंधति उसके सामने आते हुए कहने लगी। अरुंधति को देखकर सब हैरान हो गए। ये लड़की तू यहाँ क्या करे? उन लोगों ने अपने कदम पीछे ले गई। ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अरुंधति एक नकाबपोश के हाथ में दस्तावेज को देखते हुए कहने लगी, ये तो दस्तावेज इन्हें लेकर कहाँ जा रहे? उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि अरुंधति के सवालों को जवाब दे। उन्होंने एक साथ उस पर हमला कर दिया। अरुंधति ने भी अपनी कमर पर लगी हुई तलवार निकालकर उनसे मुकाबला करने लगी। इतनी देर में राज और चेतन में उस लड़ाई में शामिल हो गए। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस कार्यालय में एक लड़की के अलावा उन्हें कुछ और लोग मिल जाएंगे, वह भी राजकुमार राज। उन लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में उन सब ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन लोगों को कमरे में प्रवेश करने से पहले उस कमरे को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए था।